अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा दूसरा लेक्चर है एवोल्यूशन ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, और आज हम डार्विन के जो अर्ली ईयर्स हैं वो देखेंगे, किस तरह से उसका सफ़र शुरू हुआ और किस तरह से उसने अपनी थ्योरी डेवलप की। उसका जो विज़िट था गैलापागोस आइलैंड का, वहाँ पर वो कैसे पहुँचा और उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, ये हम लोग आज देखेंगे। सो चार्ल्स डार्विन 1809 में पैदा हुए, और हिज फादर वाज ए फिजिशियन। ऑफ कोर्स ही वांटेड टू मेड चार्ल्स फिजिशियन टू, लेकिन चार्ल्स डार्विन का प्रॉब्लम ये था कि वो लोगों को तकलीफ़ में नहीं देख सकता था, तो लिहाजा उसने कहा कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू अडॉप्ट द प्रोफेशन ऑफ ए फिजिशियन। सो शुरू में ही उसे कुछ जानवरों को पालने का भी शौक़ था, हंटिंग का भी शौक़ था, लेकिन बाद में यही शौक़ फिर उसने इसी शौक़ ने उसको फिर नेचुरलिस्ट भी बना दिया। एडिनबरा स्कॉटलैंड का एक शहर है, तो वहाँ पर 1825 में डार्विन दाखिल ज़रूर हुआ, लेकिन वहाँ पर जो साइंटिस्ट थे उनके साथ उसका वक्त भी बहुत अच्छा गुजरता था, लेकिन मेडिसिन को उसने एज ए कैरियर नहीं लिया। और उसके फादर भी फिजिशियन थे, लेकिन जब डार्विन को उन्होंने देखा कि इसका इंटरेस्ट मेडिसिन में नहीं है, तो वो काफ़ी मायूस भी है, लेकिन उसने कहा कि चलें डार्विन को फिर जो है वो मजहबी तालीम दिलवाई जाए और पादरी बनाया जाए। तो वहाँ से फिर डार्विन को कैम्ब्रिज में एडमिशन मिल गया, और कैम्ब्रिज में वहाँ पर बेसिक कैरियर जो है डार्विन का वो कैम्ब्रिज से स्टार्ट हुआ। डार्विन डेवलप्ड ए कीन इंटरेस्ट इन कलेक्टिंग बीटल्स ड्यूरिंग हिज स्टे एट कैम्ब्रिज, and thus he made valuable contributions in beetle taxonomy. Beetles, you know students, beetles छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जिनके ऊपर हार्ड विंग्स होते हैं। बीटल एक बहुत बड़ा ग्रुप है इंसेक्ट्स का, या फाइलम आर्थ्रोपोडा का। उसके बाद जो हुआ ये कि डार्विन को एक बहुत अच्छा मौका मिला कि वो एक सफ़र कर सके। एक जहाज़ जा रहा था मैपिंग के लिए, और ये इसको HMS बीगल कहते हैं, हर मैजेस्टीज़ शिप बीगल। उस वक्त जो क्वीन वहाँ पर इंग्लैंड में थी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ये जहाज़ जा रहा था। तो चार्ल्स डार्विन को एज ए नेचुरलिस्ट उसमें भर्ती किया गया, और ये चलते चलते आपने देखा कि यहाँ पर ये इंग्लैंड से, यहाँ से ये जहाज़ शुरू हुआ, और इसका जो सफ़र है, और यहाँ से फिर ये चक्कर लगाता साउथ अमेरिका को क्रॉस करते हुए ये गैलापागोस आइलैंड में पहुंचा। यहाँ से फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी कुछ सफ़र हुआ, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये चूँकि आप इसको ग्लोब समझें, तो ये इसकी वापसी बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हुई थी। और गैलापागोस आइलैंड ये 12 से 13 आइलैंड है, ठीक है, और ये इसको इंदाज करके दिखाया गया है। इसमें बहुत यूनिक है बिल्कुल। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका
थी जो सेंट्रल अमेरिका बनता है वहाँ से तकरीबन पैसिफिक में ये है। और आपने देखा है कि ये बहुत आइसोलेटेड है, बहुत यूनिक है, यहाँ की लाइफ बहुत ही यूनिक है। तो यहीं पर ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो डार्विन ने की बहुत सारी। And during his observation, he prepared numerous publications, and his most important publication is on the origin of species by means of natural selection। और यही पे natural selection की theory कहलाई। 1859 में ये किताब छपी और बेस्ट सेलर थी अपने टाइम की, और बायोलॉजी में इसने एक तहलका मचा दिया। Darwin started his work on the theory of natural selection, and it was a hard-working process. Darwin wanted to convince him that changes occur over the time. 19th century थी और इसमें ये तसव्वुर करना क्योंकि रिलीजियस थॉट्स बड़े स्ट्रॉन्ग थे, और वो ये जो उस वक्त रिलीजियस थॉट थे वो ये कहते थे कि ज़िंदगी बिल्कुल इसी तरह से ज़मीन के ऊपर आई है और इसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो ये बात करना कि जो ज़िंदगी है वो कंटिन्यूसली इन चेंज है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ चेंज, ये बहुत मुश्किल काम है। सो डार्विन एक्सेप्टेड द opinion of most scientists before starting voyage, and these opinions say that the earth and its inhabitants were created 600 years ago। टोटली जो रिलीजियस हिस्ट्री थी उसी को फॉलो किया जाता था। अब हमें पता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक की लाइफ जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी। दे हैड नॉट चेंज सिंस देन। सो ऐसे हालात में कोई ऐसी बात करना कि जी कोई ज़िंदगी बार बार चेंज हो रही है, या एनिमल स्पीशीज़ जो हैं या प्लांट स्पीशीज़ जो हैं वो नई बन रही है, बहुत मुश्किल था। सो डार्विन made a lot of observations, and his observations suggested that change does occur, and he also realized that organism arose through gradual change, but the diversity of modern species could not form in 6,000 years. 6,000 years, it's a blink of an eye. Just one can't imagine that so much variety and diversity in life can be created in 6,000 years. So thus Darwin developed the idea of change in his mind. So he studied this idea for 20 years, and then he gave the mechanism of the change. Darwin died without knowing the genetic principles, and these principles supported his theory. अब देखिए जो जेनेटिक प्रिंसिपल्स हैं वो तो बहुत बाद में आए हमारे पास। जेनेटिक प्रिंसिपल्स तो आप देखें कि ये 20th सेंचुरी की बात है सारी की सारी, जब ज़्यादातर जब डीएनए पे काम हुआ, जीन्स पे काम हुआ, और जीन्स किस तरह से काम करते हैं, उस वक्त कुछ नहीं पता था। डार्विन को बिल्कुल भी नहीं पता था कि जीन्स किस तरह से काम करते हैं, डीएनए क्या चीज़ है। इसके बावजूद उसने जो थ्योरी दी और जिस तरह से एक्सप्लेन किया चेंज को, वो दैट वाज एस्टोनिशिंग, और वो उसके हार्ड वर्क को, उसकी मेडिटेशन को शो करती है। अब उस वक्त ये बात करना ना सिर्फ ये कि साइंटिफिकली एक मुश्किल काम था, बल्कि रिलीजियसली और सोशली बहुत बड़ा मुश्किल था। बट ही डिड दैट बिकॉज मोस्टली जो ऐसे साइंटिस्ट होते हैं वो ब्रेव होते हैं, वो बात कर जाते हैं। उसने बहुत सारी स्टडीज़ की, उसने जियोलॉजी, ज़मीन के बारे में उसने देखा कि जो ज़मीन है हमारी वो उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। सो he studied the geology, the structure of the earth. So Darwin read the book of Charles Lyell called Principles of Geology. So Lyell developed the idea of another geologist, James Hutton, in the theory of uniformitarianism. According to this theory, forces of wind, rain, rivers, volcanoes, and geological uplift shapes the earth of today. उसके कहने का मकसद ये था कि शुरू में सभी एक मोल्टन मास जो है वो जम गया तो वो पत्थर की फॉर्म में था, लेकिन बाद में एरोजन के साथ जैसे जैसे बारिशें होती रहीं, जैसे जैसे हवा चलती रही,
तो ये तोड़-फोड़ होती रही और हमारी ज़मीन जो है, जो हमारी जो जिसको हम कहते हैं लैंड, वो डेवलप हुई। Lyle and Hutton believe that these forces shape the face of the earth over hundreds of millions of years, and catastrophic events do not play any role. This book developed two important ideas in the mind of the Darwin. कैटास्ट्रॉफिक इवेंट जो होते हैं, अचानक जो इवेंट्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि अचानक कोई चीज नहीं हुई, इट्स ग्रेजुअल विद द मिलियंस ऑफ ईयर्स। सो डार्विन के माइंड में दो चीजें हैं। फर्स्ट, द अर्थ वाज मच ओल्डर देन 6000 ईयर्स। उस वक्त ये बात कहना, बात मानना, बात लोगों को कहना बहुत मुश्किल था। और दूसरी बात जो उसके जहन के अंदर आई कि द फेस ऑफ द अर्थ चेंज ग्रेजुअली ओवर लॉन्ग टाइम, देयरफॉर लिविंग फॉर्म्स आल्सो चेंज ग्रेजुअली ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब इसको वो लोग ज़्यादा समझ सकते हैं जिन्होंने कोई एक खाली टीला देखा है जो एक नया मिट्टी का बना है, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अगर साल देखें तो उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता पहले छोटी घास उगेगी, फिर उसके बाद जड़ी बूटियाँ, फिर उसके बाद झाड़ियाँ उगेंगी, फिर दरख्त उगना शुरू हो जाएंगे, ग्रेजुअल प्रोसेस। उसके बाद जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आई वो फॉसल की फॉर्म में थी, फॉसल एविडेंस। सो फॉसल्स के बारे में शुरू में तो लोग ये समझते थे कि ये शायद कोई जादू की चीज़ें हैं, कुछ ये कहते थे कि ये वो क्रीचर्स हैं जिन पे अजाब आया है उनको, कुछ ये कहते थे कि ये बुनियादी तौर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ कहते थे ये शैतान की मखलूक है और इनको पथरा दिया गया है। बट एट दैट टाइम लोगों को कुछ आइडिया नहीं था इस बात का कि ये है क्या। सो वो जब फॉसल्स के बारे में ज़्यादा स्टडी हुई और पता चला कि दीज आर डेड रिमेन्स ऑफ द अर्लियर ऑर्गेनिज्म विच हैज़ बीन पेट्रीफाइड, तो उस वक्त फिर चीज़ें कुछ और तरह से नज़र आना शुरू हुई। सो डार्विन जो है उसने भी बहुत सारे फॉसिल्स को स्टडी किया। द एचएसएम बीगल रीच साउथ अमेरिका एंड डार्विन डग द ड्राई रिवर बेड्स ऑफ द पैम्फेयस। ये जुरासिक प्लेन्स हैं और आपको पता है कि ये एक प्रिमिटिव शायद सिविलाइजेशन भी है ऑफ अर्जेंटीना। डार्विन फाउंड टू टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, fossils different from other animals. He found the fossil of an extinct hippopotamus-like animal. It is now called Texodon. He also found fossil of horse-like animal and Zoantherium. Both of these fossils were animals, and they were clearly different from any other animal living in the region. सो उसने अंदाज़ा ये लगाया कि इस तरह के फॉसिल्स हैं तो हो सकता है कि कुछ ऐसे एनिमल जो इस वक्त हमें नज़र आते हैं उनके ये एंसेस्टर्स में से हों। सो मॉडर्न हॉर्सेस वर प्रेजेंट इन साउथ अमेरिका, बट स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ब्रॉट दीज हॉर्सेस टू अमेरिका इन 1500s. द फॉसिल सजेस्ट दैट हॉर्सेस वर प्रेजेंट एंड बिकेम एक्सटिंक्ट लॉन्ग बिफोर 1500. तो उसका ये ख्याल था कि साउथ अमेरिका के अंदर ये हॉर्सेस जो थे वो इससे भी कहीं पहले थे, जो 16वीं सदी है, 1500 मीन्स 16वीं सदी, उससे बहुत पहले ये थे जो बाद में एक्सटिंक्ट हो गए। कुछ फॉसिल ऐसे थे जो दूसरे एनिमल्स जैसे थे बिल्कुल, जो इस वक्त पाए जाते हैं। सो डार्विन आल्सो फाउंड फॉसिल्स ऑफ जायंट आर्मिडेलोस एंड जायंट स्लॉथ्स। ये स्पेसिफिकली साउथ अमेरिकन एनिमल्स हैं। डार्विन आल्सो फाउंड similar fossil in the region, and they had different size, but they were very similar to each other. So Darwin have developed a concept about the fossil. Fossils Darwin के लिए बिल्कुल कोई नई चीज़ नहीं थी, and ये उस वक्त पता था कि जो fossils हैं वो मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर ये समझा जाता था कि दीज आर फॉर्म ड्यू टू सम कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स। कुछ ऐसी कोई ज़ल्ज़ला आया है, कोई जिसको कहना चाहिए कहीं आतिश फिजा फटा है, तो उसमें कोई अगर एनिमल पूरी ख़त्म हुई है
पूरी एक एरिया, तो वहाँ पर वो जो है वो दब गए, उसके बाद वो पेट्रीफाई हो गए और वो स्टोन लाइक हो गए। वन ऑफ द कैटास्ट्रॉफिक इवेंट वाज नोआज फ्लड, जो नूह का तूफ़ान है, उसके बारे में बहुत सारी जो थे कुछ लोग ये कहते थे कि उस तूफ़ान में जो थे वो एक एक जोड़ा ही नूह अलैहिस्सलाम ने उसमें रखा था और बाकी जो है वो तबाह हो गए। तो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट यही था कि ये जो रिमेन्स पाए जाते हैं ये नूह के तूफ़ान के दौर के हैं और वहीं से ये जो है वो पथराए गए। फॉसिल्स के बारे में डार्विन ने अपने बिलीव्स को ज़्यादा रिफ़ाइन किया और डार्विन का ये ख्याल था कि ये बहुत बड़ा एविडेंस है चेंज का, और ये बात है भी सही। फॉसिल्स जिस तरह से जितना बड़ा एविडेंस फॉसिल्स हैं, शायद एवोल्यूशन को मानना बहुत मुश्किल होता अगर हमें फॉसिल रिकॉर्ड हमारे पास ना होते। सो सम स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट विदाउट लीविंग एनी descendant, other become extinct, but they give rise to new species before their extinction. अगर हम टाइम चार्ट को देखें हिस्ट्री के, तो आप देखेंगे कि इसमें डिफरेंट पीरियड है और इसमें आप देखें कि जो डिफरेंट एरा है, आर्कियन एरा है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में 4,600,000 ईयर्स, और इसमें जो हमें फॉसिल्स मिलते हैं वो प्रोकैरियोटिक लाइफ के हैं। प्रोकैरियोट्स आपको पता है, द अर्ली ऑर्गेनिज्म विच आर हैविंग सेल विदाउट स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन। उसके बाद दूसरा जो है प्रोटेरोजोइक एरा है और ये तकरीबन 2000 मिलियन ईयर्स की बात है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें अपीयर हुए और बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स और यूकैरियोट्स भी इसी में तकरीबन 1500 मिलियन ईयर्स पहले ओरिजिनेट हुए। ऑक्सीजन जो है वो उसकी मिकदार बढ़ना शुरू हुई, क्योंकि आपको पता है प्रोकैरियोट ज़्यादातर जो हैं वो एनारोबिक हैं, वो फ्री ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी गुजारा कर लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह। उसके बाद अगला जो एरा है वो पेलियोजोइक है और इसमें फिर हमारे पास 6 पीरियड्स हैं डिफरेंट। कैम्ब्रियन है 570 ईयर्स और इसमें बहुत अर्ली ट्राइलोबाइट्स वगैरह डेवलप हुए। उसके बाद 520 ईयर्स ऑर्डोविशियन इसे कहते हैं, ठीक है। मैरीन इनवर्टिब्रेट बहुत सारे जो हैं वो इसमें हमारे पास साइलोरियन है 450 ईयर्स बैक। तो इसमें जो है वो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड बहुत सारे डेवलप हुए और डिवोनियन 420 ईयर्स बैक, और इसमें जो फिश लाइफ है वो कहीं हमें नज़र आना शुरू हुई। और कार्बोनिफेरस ये ज़रा हॉट एरा था, इसमें आर्थ्रोपोड एम्फीबियंस भी हमारे पास रेप्टाइल अपीयर होना शुरू हुए, और पर्मियन में हमारे पास मैमल लाइक रेप्टाइल आना शुरू हो गए। और उसके बाद ट्राइएसिक है और इसमें फिर डायनासोर्स जो हैं वो काफ़ी राइज किए, और जुरासिक पीरियड के अंदर ये पीक पे पहुंचे। इसको रेप्टिलियन ईरा कहते हैं, और इसमें डायनासोर जो है वो जैसे कहते हैं वो रूल करते थे यहाँ पर। मैमल्स अभी उस तरह से डेवलप नहीं हुए थे। मैमल्स की जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो गई थी रेप्टाइल्स
में ऐसे करेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना ज़रूर हो गए थे जो बर्ड्स अपीयर होना शुरू हो गए थे। आपको पता है कि इनके जो पर हैं वो कुछ निकलना शुरू हो गए, आर्किप्टेरिक्स वगैरह की बात आपने देखी होगी। और उसके बाद क्रिटेशियस पीरियड है 135 मिलियन ईयर बैक, और इसमें जो एंशियंट बर्ड और रेप्टाइल्स हमारे पास आए। और ट्रेचरी है 65 मिलियन ईयर्स, और मॉडर्न मैमल्स इसमें डेवलप हुए। ह्यूमंस की आमद हुई अबाउट 65 मिलियन ईयर की बात है। और ये उसके बाद क्वार्टरली है 0.01 मिलियन, और ये सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं वो डेवलप हुए। टेम्परेचर कंपैरेटिवली बेटर हुआ, ग्रासलैंड एरियाज डेवलप हुए, और जो लाइफ है इस वक्त जो हमारी इस फॉर्म में है वो हमारे पास जो है वो आई है। तो ये बहुत सारी जो है वो चीज़ें हैं जिनको जहन में रख के तो जो डार्विन है वो आगे बढ़ा और अपनी थ्योरी जो है वो उसने डेवलप की। उसका ज़्यादातर काम गैलापागोस आइलैंड्स पे था, और गैलापागोस आइलैंड पे वो कैसे पहुंचा और उसने वहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशंस की, ये हम अपने अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब काफ़ी मेरा ख्याल है लेबोरियस हो गया है, थोड़ा लंबा भी हो गया लेक्चर। लेकिन ये कि हम इसमें वो कोई अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप उसमें कमेंट्स में भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप वॉइस भी कर सकते हैं, और इन टेक्स्ट भी कर सकते हैं, और कोई क्वेरी हो, और अगर आपके पास सजेशंस हो इसको इम्प्रूव करने के लिए तो वो भी कर सकते हैं। ज़ाहिर है साउंड क्वालिटी वगैरह का इफेक्ट है, और हमारे सिस्टम जो हैं वो अभी उस तरह से रिफाइन नहीं है, तो कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगे, वो विद द टाइम हम इंशाल्लाह इनको ज़्यादा बेहतर कर लेंगे।